Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll discuss about immunology. Immunology में जो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे it is immunity and it is general introduction of immunity. So immunity में आपने अब तक ये सुना होगा कि immunity क्या होती है. So immunity is the resistance offered by our body to foreign substance. फॉरेन सब्सटेंस. अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है. ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, मतलब जो तुम्हारे पोलन ग्रेन्स और डस्ट जो जाती है वो भी हो सकती है. तो उसको अपन बोलेंगे फॉरेन सब्सटेंसेस. देन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी दो टाइप में डिवाइड करती है आगे फर्दर, विच इज इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. innate immunity and acquired immunity. What is innate and acquired? Innate immunity is immunity by birth. Or acquired immunity is immunity which a person acquired or adapt during his life. होल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो तुमको इम्यूनिटी मिलती है इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो तुम बाय बर्थ लेके आते हो इट इज़ इननेट इम्यूनिटी. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ इननेट इम्यूनिटी. innate immunity. हाँ, so innate immunity क्या होती है? So it is a inborn resistance against इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो इनबॉर्न रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं अपन इन्नेट इम्यूनिटी. ठीक है, जो कि राइट फ्रॉम द बर्थ होता है. ठीक है, बर्थ के साथ में वो मिलता है अपने को. देन इट इज़, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको एक्वायर्ड से अलग बनाते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज. फैक्टर्स या प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं इसको. व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रॉपर्टी different from acquired immunity. So सबसे पहला इज एक्ट इन मिनट्स. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको एक्ट करने में टाइम लगता है, डेज में वो डेज में एक्टिवेट होती है. रही इननेट इम्यूनिटी, सो इट इज एक्टिवेट. इसको फिर से लिखता हूँ मैं एक बार. एक्ट इन मिनट्स, वो मिनट्स में एक्ट करना शुरू कर देती है. ठीक है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस, एक ही बात है. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. देखो, अगर एक्सपोजर हो भी जाएगा ना तो ये फ़र्क नहीं पड़ना. क्यों फ़र्क नहीं पड़ना? क्योंकि इसमें मेमोरी कंपोनेंट नहीं होता है. मतलब ये इननेट इम्यूनिटी याद नहीं रखती कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर अभी आया है और कौन सा पहले आ चुका है. इननेट इम्यूनिटी बस अपना काम देखती है और कुछ नहीं देखती. वो नहीं देखती कि अभी कौन आया, पहले कौन आया था. ठीक है, सो प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. और इसमें अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी इज इंडिपेंडेंट. ये क्या है? इंडिपेंडेंट है. उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी माइक्रोबियल के आने और कितनी बार भी जाने से. वो तुम्हें सेम मैकेनिज्म से सेम रिस्पॉन्स देगी. इन्नेट इम्यूनिटी का कोई डिफरेंट मैकेनिज्म या कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना. देन वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट इज नॉन स्पेसिफिक. अभी बताया कि भले ही कोई सा भी आ जाए, भले ही फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है, असली में समझना, भले ही साल्मोनेला टाइफी आ जाए या क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस आ जाए या फिर साइक्लोस्पोरा आ जाए, स्पाइरोकीट्स आ जाए, ये हर बैक्टीरिया हर फंगस में सेम रिस्पॉन्स देता है, कोई डिफरेंट रिस्पॉन्स नहीं देता. तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, जो सेल्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के they show non-specific response. मतलब same response at all time.
नॉन स्पेसिफिसिटी बोल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिसिटी इन देयर एक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नो मेमोरी, अभी बताया था कोई मेमोरी कंपोनेंट नहीं होता इननेट वाले में, नो मेमोरी। एंड लास्ट पॉइंट इज जल्दी बताओ, डाइवर्सिटी इज लिमिटेड, यस, डाइवर्सिटी इज लिमिटेड। अब डाइवर्सिटी लिमिटेड का मतलब क्या होता है? देखो, डाइवर्सिटी इज लिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो इननेट इम्यूनिटी का एक्शन होता है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे जाकर रुक जाता है। अब देखो, इननेट इम्यूनिटी बता रहा हूँ नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, तो कभी ना कभी इननेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। अगर मैं एक बार को बोल दूं कि साइटोकाइन रिलीज करना, मैक्रोफाज का इनगल्फमेंट और साइटोकाइन का रिलीज, ये दो कंपोनेंट तुम्हारी इननेट इम्यूनिटी संभाल रहे, तो कभी तो टाइम ऐसा आएगा ना जब सारे मैक्रोफाज इनगल्फ कर लेंगे और सब फुल हो जाएंगे, या कभी ऐसा टाइम तो आएगा ना जब सारे साइटोकाइन अपनी जो बॉडी के सिंथेसिस हो रहे हैं उसमें खत्म हो जाएंगे, स्टोरेज में साइटोकाइंस, तो उस टाइम पे इट इज़ डाइवर्सिटी लिमिटेड, कि वो कभी ना कभी तो रुकेगी। इननेट इम्यूनिटी इज़ नॉट कि हमेशा एक्ट करती रहेगी, इननेट इम्यूनिटी एक बार रुक गई तो रुक जाती है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू हो जाती है। दिस इज अ ब्रिज लिंकिंग, ठीक है। ब्रिज लिंकिंग का मतलब दोनों साथ में चलते हैं, वो पढ़ेंगे अपन सब आगे कि ब्रिज लिंकिंग क्या होता है पुराना दिमाग का। देन वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी, मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी, क्या मैकेनिज्म इननेट इम्यूनिटी का? सबसे पहले रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है, रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है किससे? फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंसेस से, ठीक है। तो रिसेप्टर का इंटरेक्शन हुआ कैसे? रिसेप्टर से। रिसेप्टर कौन से हैं इसमें होंगे? इननेट वाले में था रखना TLR रिसेप्टर्स होते हैं इसमें। कौन से होते हैं? TLR रिसेप्टर्स। व्हाट इज TLR? टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स आर अगेन नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जैसे कि अपने भारत के सड़कों पे टोल नाके बने हुए होते हैं। तो टोल क्या होता है? टोल इज नॉट स्टॉपिंग एनीवन टू मूव, टोल किसी को रोकता नहीं है जाने से, बस ये कि टोल भर के जाओ, है ना। अगर तुम टोल नाके पे खड़े हो तो तुमको रोकेगा नहीं कोई टोल वाला कि तुम आगे नहीं जा सकते, बस ये कि टोल भर के जाना होता है, मतलब टोल का तुम दे दो पैसा जो भी मांगे और फिर आगे निकल जाओ, ठीक है। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, वो किसी को नहीं रोकते। देन नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जो सेल सरफेस होते हैं, इनकी सेल सरफेस पे स्पेशलाइज्ड LPS होता है, यानी कि लाइपोपॉलीसेकेराइड मिलता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड मिलता है इननेट इम्यूनिटी के सेल्स के ऊपर, पॉलीसेकेराइड। देन वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके, पहला रिसेप्टर हो गया, दूसरा कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो कि इननेट इम्यूनिटी शो करते हैं, देन इननेट इम्यूनिटी के रिएक्शन में आते हैं। सेवरल मीडिएटर्स होते हैं कंपोनेंट्स में, ठीक है, विच आर साइटोकाइंस, मैक्रोफेजेस एंड कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है इननेट में। इननेट और एक्वायर्ड में अगर अपन बात करें कॉम्प्लीमेंट पाथवे किसमें जल्दी एक्टिवेट होगा तो वो इननेट वाले में जल्दी एक्टिवेट होता है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट एनाटॉमिकल बैरियर, क्या हेल्प करती है इननेट इम्यूनिटी को? एनाटॉमिकल बैरियर्स उसमें आती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें आती है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और यही तुम्हारे फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर बात करें तो उसमें आती है अपनी बॉडी टेम्परेचर, pH, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। देन वी टॉक अबाउट फेगोसाइट्स, कि भैया अब तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ गए, ठीक है, उसके ऊपर तुम्हारे कंपोनेंट बात कर ली, ये अब सबसे ऊपर ये बात कर लिया कि मैकेनिज्म एक्ट कैसे करेगा। शुरुआत कैसे होगी? रिसेप्टर पे आएगी, टोल रिसेप्टर पे आके अटैच हो जाएंगे, वो अंदर जाएंगे, कंपोनेंट कौन कौन से एक्टिवेट होंगे? साइटोकाइन एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा और तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। थर्ड थिंग इज व्हाट? थर्ड थिंग में तुम्हारा क्या एनाटॉमिकल बैरियर, क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर जो उसके खिलाफ एक्ट करेगा। अब अंदर आ गया है, अब बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की। फेगोसाइट्स, ठीक है। एक बार जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है वो अगर सेल से टोल लाइक रिसेप्टर क्रॉस करके अंदर आ जाता है तो क्या होगा इसके साथ? सुनो ध्यान से सुनो, इसके ऊपर होंगे फेगोसाइट्स हावी। फेगोसाइट्स कौन कौन से फेगोसाइट्स हैं? तो 3 हैं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज एंड मैक्रोफाज का प्रीकर्सर मोनोसाइट, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट होते हैं इननेट इम्यूनिटी के 3 रोल प्ले करते हैं जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। कहाँ पे रिक्रूट होते हैं? रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, अब मेरी बात सुनो, स्टेप्स क्या क्या होंगी फेगोसाइट्स की? सबसे पहला इनगल्फमेंट होगा,
इनगल्फमेंट होगा तुम्हारे फॉरेन सब्सटेंस का। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। देख अब फॉरेन अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आया, वो बन गया फेगोसोम। क्या बन गया, फेगोसोम। फेगोसाइट्स के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अंदर आएगा उसको अपन फेगोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेगोसोम बोलते हैं, फेगोसोम बोलते हैं। देन यहाँ पे आया लाइसोसोम, मतलब इनगल्फ होने के बाद अंदर आया लाइसोसोम। लाइसोसोम से ये बाइंड करेगा और क्या बनेगा, फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा। फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि सेकंड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप इज देयर माइक्रोबियल किलिंग, माइक्रोबायल किलिंग। अब माइक्रोबियल किलिंग क्या होती है, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन पूरा वो देखेंगे। इन्फ्लामेशन जब देखा था तो इन्फ्लामेशन में मैंने बताया था, पैथोलॉजी में बता के रखा है। अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। अगर तुमको अभी थोड़ा जानना है तो याद रखो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीकरण होता है। इसकी वजह से होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एनके सेल्स। मैं एनके सेल्स तुमको बताया क्या किसके लिए काम करते हैं। एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। और ये मेनली जो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेंड्राइटिक सेल्स। नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है इट इज़ अ एपीसी, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का इनका मतलब क्या होगा, ये करते क्या है, तो करते कुछ नहीं है। जो भी एंटीजन होता है उसको ये स्किन प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन से उठाते हैं और टी सेल्स पे ले जाके छोड़ देते हैं। टी सेल इन लिम्फ नोड, यहाँ ले जाके छोड़ देते हैं। सो दीज, ये दिख रहा है ना ये एरो, दिस इज अ ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड। टी सेल्स यानी कि अपना सेल मीडिएट इम्यूनिटी आ गई। सेल मीडिएट इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी ये किसके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हैं। बल्कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये जो बैरियर्स बन रहे हैं ये किसके हैं, इन्नेट इम्यूनिटी है। तो इसलिए ये ब्रिज फॉर्मेशन होगा, जो कि जो ब्रिज किसने बनाया है, डेंड्राइटिक सेल्स या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, देखो इन्नेट इम्यूनिटी है। कोई भी अगर अपनी बॉडी के अंदर आता है तो अपनी बॉडी सबसे पहले इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। क्या होगा, फॉर सपोज अगर मैं तुमको डायग्राम के थ्रू शो करना चाहूँ तो मैं क्या शो कर सकता हूँ, मान लो स्किन है तुम्हारी, ठीक है, मान लो स्किन है और स्किन के थोड़ा नीचे तुम्हारी ब्लड वेसल्स बनी हुई है। यहाँ पे ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल के सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स। सेम इधर भी होंगे, ठीक है। ये कौन सी स्पेस है, ये स्पेस है जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है पूरे में, और ये तुम्हारी एपिथेलियम की बाउंड्री है लास्ट, ठीक है। अब हुआ क्या, ये हुआ टिश्यू डैमेज। क्या हुआ, टिश्यू डैमेज। मान लो कोई चाकू या कोई भी कट तुमको लग गया लोहे से जिसमें बैक्टीरिया लगे हुए थे, वो बैक्टीरिया क्या हो गए, बैक्टीरिया अंदर आ गए, ये बैक्टीरिया अंदर आ गए। अब क्या होगा, फॉर सपोज ये बैक्टीरिया मेन है अपना, ठीक है, अपन इसको बनाएंगे हीरो। अब क्या हुआ, जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आए अपनी जो टिश्यू डैमेज हुई, तो टिश्यू डैमेज के यहाँ से, दूसरे कलर से लिखता हूँ, पिंक कलर से लिखता हूँ, देखो टिश्यू डैमेज हुआ, यहाँ से क्या रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज हुआ मीडिएटर्स, यहाँ से रिलीज हुए, यहाँ से मीडिएटर रिलीज हुए, जो कि कैपिलरी परमेबिलिटी को इंड्यूस करेंगे, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जैसे कैपिलरी परमेबिलिटी को इसने बढ़ाया तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हो गई। ये बहुत ज़्यादा पास में हो जाएगा, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हुई। अब सुनना क्या होगा, सेकंड चीज़ क्या होगी, जहाँ से स्पेस क्रिएट हुई वहाँ से एक्सुडेट फ्लूइड भरा जाएगा। कौन सा फ्लूइड भराएगा, एक्सुडेट फ्लूइड भरा जाएगा। एक्सुडेट फ्लूइड भरा गया। अब जैसे एक्सुडेट फ्लूइड बाहर आया, ये सेकंड प्रोसेस थी, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या होगी, थर्ड थिंग इज मार्जिनेशन, जो कि यहाँ पे हो जाएगा सेल्स का मार्जिनेशन होगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। मार्जिनेशन हुआ, उसके बाद कीमोटैक्सिस से वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सेल बाहर आ गया।
फिर वो सेल जाके इसमें अटैच हो जाएगा और फिर ये सेल के ऊपर इसको इंगल्फ कर लेगा और फिर सेल के अंदर तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो अंदर आ गया, ठीक है। सो इट इज़ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जिसमें लास्ट मैक्रोफेज आके पूरा खा जाएगा इसको, ये होता है, ठीक है। इनगल्फमेंट हुआ, इनगल्फमेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोब का। सो दिस इज इन्फ्लामेशन 4 प्रोसेस होती है। पहली होती है रिलीज ऑफ मीडिएटर, जिससे कैपिलरी परमेबिलिटी होती है। जैसे परमेबिलिटी क्रिएट हुई, एक्सुडेट फ्लूइड बाहर आया, जो एक्सुडेट फ्लूइड सेल्स को, जो अपने न्यूट्रोफिल है जो कि अपने सेल के यहाँ घूम रहा है, ये न्यूट्रोफिल को हेल्प करेगा बाहर मूव करने के लिए। जैसे ही मार्जिनेशन हुआ, इट इज़ थर्ड एंड मार्जिनेशन, थर्ड इज मार्जिनेशन, ठीक है। इट इज़ एक्स्ट्रावेजेशन मतलब ऐसे से बाहर निकलना, एंड लास्ट इज फेगोसाइट्स, ये फेगोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, फेगोसाइटोसिस। तो इस 5 प्रोसेस में खत्म हो गया सारा मामला तुम्हारा, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन हो गया। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट APR। व्हाट इज APR? सो ना ध्यान से, थोड़ी लंबी कहानी है APR की। APR इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन, एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन। एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन जो होती है वो क्या प्रोटीन होता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, हम सब बात करेंगे। सुनना ध्यान से। एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन जो होता है वो पहली बात सिंथेसाइज होता है बाय लीवर, सिंथेसाइज बाय लीवर एट स्टेडी कंसेंट्रेशन, मतलब एक रिस्पेक्टिव कंसेंट्रेशन से तुम्हारे लीवर के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहेगा, और उन ग्रुप ऑफ प्रोटीन का बोलते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे लीवर में कुछ दिक्कत आई, आती है, तो ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स का या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। अब देखते हैं क्या क्या इंक्रीज हो क्या डिक्रीज होता है, फटाफट उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो लीवर है, अगर मान लो कि इंक्रीज होता है तो क्या क्या इंक्रीज होगा? पॉजिटिव APRs जो होते हैं, पॉजिटिव APRs ये वो प्रोटीन्स होते हैं जिनकी लेवल इंक्रीज होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में, जिनकी लेवल क्या होती है, इंक्रीज होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में इनकी लेवल इंक्रीज होती है। सो पॉजिटिव APRs में कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं? सबसे पहले आएगा अपना CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सेकंड नंबर पे आएगा मेटल बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, मेटल बाइंडिंग प्रोटीन का रोल क्या होता है, ये आ क्यों रहा है यहाँ पे, ये इसके यूजेस में भी आएगा, लेकिन अभी सुन लो। मेटल बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके कम होने से, इसके बढ़ जाने से जो फ्री मेटल्स होंगे वो इससे बाइंड कर लेंगे, तो फ्री मेटल्स जो होंगे वो बैक्टीरिया से बाइंड नहीं कर पाएंगे। सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स टू बाइंड विद बैक्टीरिया, अपन इसको ये बढ़ जाता है अपनी बॉडी के अंदर। तीसरा है कोएगुलेशन प्रोटीन, ताकि कोई भी अगर वेसल्स की दिक्कत आती है तो कोएगुलेट हो सके, कोएगुलेशन प्रोटीन विच इंक्लूड फिब्रिनोजन एंड विलिवेंट फैक्टर, है ना। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स ये भी बढ़ जाते हैं। और 5th नंबर पे बताऊंगा लास्ट, विच इज सीरम एमिलॉइड। एमिलॉइड तुमने कहाँ पढ़ा था? एमिलॉइडोसिस, याद है? पैथो में पढ़ा था, माइक्रो लेकिन पैथो में पढ़ा था, ठीक है। देन नेगेटिव APRs मतलब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कम हो जाते हैं, दे आर नेगेटिव APRs में सबसे पहला आता है एल्ब्यूमिन, मतलब जैसे इनमें इन्फ्लेमेशन होगा तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है अपना ट्रांसफेरिन। थर्ड नंबर इज फॉर एंटीथ्रोम्बिन। देन वी टॉक अबाउट रोल्स ऑफ APR कि भैया APR का रोल क्या होता है। रोल ऑफ APR, देखो APR जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी शो करता है, शोज वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी ये शो करता है, ठीक है। APR हैज वेरियस एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज। APR जो होता है वो बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करता है, इसका पहला रोल है। सेकंड रोल जो होता है वो ये होता है, बताया मैं मेटल बाइंडिंग का, कि मेटल बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं, मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड विथ
बाइंड विथ द मेटल्स, बाइंड विद द मेटल्स सच एज आयरन हो गया, ठीक है, सच एज आयरन, कॉपर, जिससे क्या होता है, जिससे वो अनअवेलेबल हो जाते हैं बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि एपीआर का रोल क्या होता है। मैंने तुम्हें सबसे पहले लिखा था सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि सीआरपी तुम हर तुमको कुछ भी होता है, तुम खांसी लेकिन तुम सीआरपी, डॉक्टर तुमको सीआरपी लिख देगा। अब सीआरपी होता क्या है? सीआरपी जो होता है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल होता है अपना एपीआर का, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को अच्छे से शो कर देता है। प्लस ये मेनली किस में बढ़ता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सीआरपी को ऐसा नाम क्यों दिया है? तो सीआरपी का ऐसा नाम इसलिए दिया क्योंकि सीआरपी जो होता है, सुनो ध्यान से, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। मतलब सीआरपी जो प्रोटीन है, सीआरपी जो प्रोटीन है वो सी से रिएक्ट कर लेता है। और व्हाट इज सी? सी इज कार्बोहाइड्रेट। सी इज व्हाट? सी इज कार्बोहाइड्रेट। मतलब वो प्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर ले उसको बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि अपने को मिला था न्यूमोकोकस के एंटीजन में से। किसमें मिलता है? न्यूमोकोकस के एंटीजन से मिला था सबसे फर्स्ट, न्यूमोकोकस एंटीजन से फर्स्ट में मिला था ये, ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये बड़ी बात है, नॉन स्पेसिफिक। मतलब इसकी लेवल बढ़ेगी, डिपेंड करती है कि किस किस केसेस में कितनी बढ़ेगी, वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है। याद रखना, कोई भी इंजरी या इन्फ्लेमेशन होता है तुमको, अगर मेजर इंजरी और इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो सीआरपी की लेवल 4 घंटे में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट इंक्रीजिंग। देन 8 घंटे के अंदर ये डबल हो जाएगी इंटू 2, और 48 आवर्स में वो पीक पे रीच हो जाएगी सीआरपी की लेवल। देन सीआरपी की लेवल होती कितनी है नॉर्मली? सो सीआरपी नॉर्मल होता है 0.2 mg/dl अपनी बॉडी के अंदर, लेस देन, वो भी लेस देन mg/2 0.2 mg/dl। अगर ये 0.2 to 1 है, सो इट इज़ अ सेवरल फोल्ड्स इन एक्यूट कंडीशन। मतलब नॉर्मल जो कंडीशंस होती है, कॉमन कोल्ड हो गई, कॉमन कोल्ड, प्रेगनेंसी में ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंड इट इज़ अ इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज, significant increase. Then moderate increase is 1 to 10, and it is shown in pancreatitis, the major organ का inflammation जो होता है ना, pancreatitis हो गया, ठीक है, cystitis हो गया, then bronchitis हो गया, bronchitis हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में दिखेगा। एंड मार्क्ड इंक्रीज जो होता है, जो कि जिसमें दिखता है कि हाँ भैया खतरनाक इंक्रीज हो रहा है, हाँ ये एमआई में भी इंक्रीज होता है, लगना एमआई में मॉडरेट दिखता है। ये मार्क्ड इंक्रीज दिखेगा किसमें? जिसमें 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा वो सीआरपी अपना, और ये मेजर ट्रॉमा और सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस में दिखता है। मेजर ट्रॉमा एंड सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस उसमें दिखेगा। सीआरपी को जांच करने के लिए कौन सी मेथड होती है? तो सीआरपी के टेस्ट लगाने के लिए प्लान होता है लैक्टेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। देख भैया, अपनी जो हिंदुस्तान है वो तो अभी डेवलप हुआ है, तो मतलब लैक्टेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट तो अपन अभी करते होंगे। इससे पहले क्या था? तो इसके पहले सी जो कार्बोहाइड्रेट था, तो सी एंटीजन प्रेसिपिटेशन मेथड था, प्रेसिपिटेशन मेथड था जिससे अपन करते थे। सो इट इज़ बैन नाउ, मतलब ये होता नहीं है, नॉट यूज, ये होता है लैक्टेस एग्लूटिनेशन। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि इट कैन नॉट डिटेक्ट लेस देन 0.6 mg/dl। तो इसके नीचे करने के लिए अपन ने एक और टेस्ट निकाला है, विच इज़ व्हाट? नेफ्लोमेट्री और इम्यूनोएसे, नेफ्लोमेट्री और इम्यूनोएसे, जिससे अपन 0.6 के नीचे की भी अपन लेवल निकाल सकते हैं। इम्यूनोएसे फॉर डिटेक्टिंग द माइन्यूट लेवल्स, Then next we talk about acquired immunity. Acquired immunity जो कि अपन लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। लाइफ टाइम के जो बैक्टीरियल इंटरेक्शंस होंगे, जो वायरल इंटरेक्शंस होंगे, उन सब से जो मिलता है, इट इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लाइफ टाइम इंटरेक्शन से जो मिलते हैं,
लाइफ टाइम इंटरेक्शन से जो मिलता है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल एक्वायर करता है, उसको मिलता नहीं है, ठीक है, याद रखना ये। सो इसके मीडिएटर देख लेते हैं। तो इसके मीडिएटर्स होते हैं, कौन होते हैं इसके मीडिएटर, जल्दी बताओ। मीडिएटर्स आर टी एन बी सेल्स, टी एन बी सेल्स आर द मीडिएटर्स, ठीक है। और अदर जो दूसरे मीडिएटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अदर मीडिएटर्स, इट इज़ साइटोकाइंस, जो कि सेम उधर था, साइटोकाइन, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये सब इधर भी होता है उधर भी होता है, ठीक है। मतलब दीज आर फॉर्मिंग ब्रिजेस, दीज आर फॉर्मिंग ब्रिज बिटवीन द एक्वायर्ड एंड पैसिव, एक्वायर्ड एंड इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसकी कुछ खास बात जो उधर नहीं थी वो इधर है। कौन कौन सी, सबसे पहली, इट रिक्वायर प्रायर एक्सपोजर, मतलब इसमें जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पिछला एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये बहुत एक्सग्रेट रिस्पॉन्स लेता है उसमें, ठीक है, जब पहले से रिस्पॉन्स होकर रखा होता है। अगर नहीं है तो डेवलप होगी इम्यूनिटी, दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एक माइक्रोब्स और हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए उसका एक अलग सा तरीका है जिससे वो एक्ट करेगा, सो इट इज स्पेसिफिक। थर्ड इज डाइवर्सिटी इज वाइड, वही कि भैया ढेर भले कितने भी हों फर्क नहीं पड़ता, आंदो देख लेंगे सब। डाइवर्सिटी इज वाइड, बहुत सारों को ये याद रखता है। देन लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे, मतलब लंबे समय तक इसकी वो रहती है मेमोरी एक्वायर्ड की, ठीक है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है। अब कितने समय तक रहती है, क्या रहती है, उसके आगे अपन बात करेंगे, वो आगे दो मिनट बाद टॉपिक आने वाला है वो, ठीक है। देन बस इतना ही है। हाँ, और हाँ एक बात है कि स्लो रिस्पॉन्सिव होता है, स्लो रिस्पॉन्ड देता है, स्लो रिस्पॉन्ड, वो फास्ट रिस्पॉन्ड था, ये स्लो रिस्पॉन्ड है। और अलग बात क्या है, क्योंकि उसमें कोई प्रायर एक्सपोजर रिक्वायर नहीं था, इसमें रिक्वायर्ड है, वो नॉन स्पेसिफिक था, ये स्पेसिफिक है। वो जो था उसमें डाइवर्सिटी जो थी वो स्मॉल थी, नैरो डाइवर्सिटी थी, इसमें वाइड डाइवर्सिटी है, तो ये डिफरेंस आ गया दोनों का, ठीक है। क्वेश्चन आया तो लिख देना दोनों का डिफरेंसेस। देन वी टॉक अबाउट की टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप देख लेते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। अब ये ध्यान रखना कि एक्टिव और पैसिव में भी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो इट इज़ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की पहले। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि जिसमें कोई बाहर से अपन वो ना दे रहे हो, वैक्सीन, रेडीमेड वैक्सीन नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि एंटीजेनिक स्टिमुलस से डेवलप होती है, विच डेवलप फ्रॉम एंटीजेनिक स्टिमुलस, एंटीजेनिक स्टिमुलस। ये दो टाइप की मैंने बताया था उनको, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल जो होती है वो तुमको ऐसे नेचर से जो मिला है, मतलब नेचर क्या, जो तुम खुद बाहर अपने इन्वायरमेंट से जो एंटीजन लोगे और फिर उससे जो इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है, इट इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो फॉलोइंग एक्सपोजर तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जब तुमको एक्सपोजर होगा माइक्रोबियल इन्फेक्शन से तो ये डेवलप होगी, एक्सपोजर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन तभी डेवलप होगी। और जो आर्टिफिशियल है इसमें क्या करना है, आर्टिफिशियल वाले में अपने को इम्यूनोजन देना है, क्या देना है, इम्यूनोजन बाय वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है, अगर अपन पैसे वाले में जाएंगे ना आर्टिफिशियल में, तो उसमें लिखा है कि अपन रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी। लेकिन यहाँ देखेंगे तो क्या दे रहे हैं, अपन इम्यूनोजन दे रहे हैं, इम्यूनोजन मतलब जो एंटीजन है उसका इम्यूनोजन दे रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड इम्यूनोजन, ये भी पूछते हैं लोग। तो एंटीजन और इम्यूनोजन में फ़र्क क्या होता है, मेजर फ़र्क कुछ नहीं होता। जो एंटीजन होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, उस हाईली एक्टिव की जो डिसीज़ कॉजिंग जीन होते हैं, वो डिसीज़ कॉजिंग जीन आप उसमें से डिलीट कर देते हैं उसके जीनोम में से, और वो इम्यूनोजन बन जाता है फिर, जो कि अपनी बॉडी के लिए अच्छा है, हार्मफुल नहीं है। देन ये हो गया। देन वी टॉक अबाउट लॉन्ग लास्टिंग। अब लॉन्ग लास्टिंग की मैंने बोला था कि कुछ तो अलग बात है लॉन्ग लास्टिंग में। देखो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है, उसमें टी सेल्स भी एक्टिव होते हैं। कौन एक्टिव होते हैं, टी हेल्पर या टी मेमोरी बोल सकते हैं, टी मेमोरी सेल्स भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इसके अलग अलग लेवल्स होती है, या तो लाइफ लॉन्ग तुमको याद रहेगा कोई एंटीजन,
ठीक है, या तो कि शॉर्ट ड्यूरेशन तक याद रहेगा, या तो कि तब तक याद रहेगा जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, सो इट लॉन्ग एज माइक्रोब इज इनसाइड योर बॉडी, इज इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग के एग्जाम्पल देख लो तो मिजल्स, पोलियो, मिजल्स हो गया, पॉक्स मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स हो गए, स्मॉल और चिकन पॉक्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए। शॉर्ट ड्यूरेशन में अपन देखते हैं तो याद रखना वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा कि तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है कॉमन कोल्ड तुमको हुआ, ऐसा तो है नहीं कि अगले साल वापस नहीं होगा, वो तो ऑब्वियसली आता तुम्हें सबको ही होता है। ठीक है, तो अगले साल भी तुमको फिर से होगा, सो इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, वो तुम लेकिन 2 महीने में 1 महीने में रिकरेंट नहीं होगा, वो होगा तो फिर 6 महीने में रिकरेंट होगा या फिर 8 महीने में रिकरेंट होगा। ठीक है, तो इट इज़ वायरस और वायरल इन्फेक्शन। लॉन्ग एज कि भैया जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर है, जब तक वो तुम्हें याद है। मतलब फॉर सपोज कि कोई बैक्टीरिया है, स्पायरोकीट्स मान लो या प्लाज्मोडियम मान लो, मलेरिया का इन्फेक्शन मान लो, प्लाज्मोडियम तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तुम सिर्फ तब तक ही उसको रजिस्ट करोगे जब तक वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है। वो तुम्हारी बॉडी के बाहर आया और तुम्हारी बॉडी उसको भूल जाती है, भूला, फिर वापस आएगा प्लाज्मोडियम तो वापस में मलेरिया हो जाएगा। सो यही होता है, क्योंकि अपनी बॉडी जो होती है ना वो मलेरियल रेजिस्टेंट नहीं होती कभी भी। ये बात होती है कि मलेरिया रेजिस्टेंट नहीं होती। साउथ अफ्रीका में कहानी है कि वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होता है, तो सिकल सेल एनीमिया के जो वो होते हैं, सिकलिंग शेप जो होता है वो बनाया जाता है अपनी उनकी बॉडी को मलेरिया रेजिस्टेंट। लेकिन अपन हर किसी को सिकल सेल एनीमिया थोड़ी कॉज करा सकते हैं, है ना। तो अपनी बॉडी होती है मलेरिया रेजिस्टेंट, बहुत रेयर केसेस में पाई जाती है, तो इसलिए अपने को प्लाज्मोडियम मिल जाता है और अपने को मलेरिया कॉज हो जाता है। हमने देखा कि टाइफाइड जो होता है वो रिकरेंट होता रहता है लोगों को, मलेरिया जो होता है रिकरेंट होता रहता है ना। तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग सिटी इसमें थोड़ी कम होती है। जब तक मेरी बॉडी के अंदर तब तक कोई रेस्ट करेगा, बॉडी के बाहर निकला रेस्ट करना बंद कर देगा। देन वी टॉक अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स, अब ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या कहानी है भैया, सुनो। क्वेश्चन आता है इम्यून रिस्पॉन्स पे सीधा सीधा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नए पेज पे लिखा शुरू करा है। देखो एक ग्राफ बनाओ सॉरी, एक ग्राफ बनाओ, एक डंडी खींचो, बस एक डंडी ऊपर खींचो, ठीक है, एक डंडी ऐसे खींचो, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन these, ये यहाँ से याद रखना, यहाँ से, इधर से नहीं है। एक सेकेंड में अच्छे से बना देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ। सो ये क्या ग्राफ है बताओ सर, फटाफट जरा देखो भैया, ये है तुम्हारा लेग फेस। व्हाट इज फेस? इट इज़ लेग फेस। ठीक है, ये जो कहानी है, इतना बड़ा ये छोटा डंडा दिख रहा है, इट इज़ IgM। ये क्या है? IgM। और इतना बड़ा हाइट क्या है? सो इट इज़ IgG, IgM, IgG। और ये नीचे इतना ये छोटा सा क्यों है? तो इट इज़ नेगेटिव फेस, नेगेटिव है तो नेगेटिव फेस। ये जो दिख रहा है ये लेग फेस 2 है। ये सब है क्या? देखो यहाँ से यहाँ तक इट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज़ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तुमने सुना होगा, अब तक अपन प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे कि प्रायर एक्सपोजर इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ समझो क्या होता है, जब भी कोई माइक्रोब तुम्हारी बॉडी के अंदर आता है, तुम्हारी बॉडी उसको जानती नहीं, फर्स्ट टाइम आया है, तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर आया तो लेग फेस चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स अब तक आया नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही तुम्हारी बॉडी, अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यहाँ पे सब क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमरी एक्सपोजर हुआ। प्राइमरी एक्सपोजर यानी कि फर्स्ट एक्सपोजर इसको बोलते हैं, प्राइमरी एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर बोला जाता है इसको। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड एक्सपोजर हुआ है, सेकंड एक्सपोजर हुआ। तो प्राइमरी एक्सपोजर हुआ, लेग फेज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी समझ रही है उसको। अब तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे उसकी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर रही है, एंटीबॉडी बनी और फिर ये एक लेवल, सस्टेन लेवल पे आके उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है। और ख़त्म करने के बाद एंटीबॉडी जो होती है वो नीचे आके अपनी लेवल ले लेती है, भैया हाँ यहाँ एंटीबॉडी अपनी अब रहेगी, इस डिसीज़ की एंटीबॉडी टी मेमोरी सेल्स में याद रह जाती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे सेकंड रिस्पॉन्स आता है तो क्या हुआ, अब
तो लेग फेज इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा लेग फेज होना चाहिए, तो छोटा लेग फेज हो गया। तुम्हारी बॉडी के अंदर वो आया, जैसे तुम्हारा टी मेमोरी, तुम्हारे टी हेल्पर सेल को पता चला, वो टी मेमोरी सेल में गए, टी मेमोरी सेल ने कहा बी सेल पे गई, बी सेल से एंटीबॉडी निकाली, अब एंटीबॉडी गई यहाँ पे तो नेगेटिव फेज आ गया। नेगेटिव फेज क्यों आया? नेगेटिव फेज इज फॉर कि जो एंटीबॉडी हमारे पास सस्टेन थी, सस्टेन मान लो IgM एंटीबॉडी हमारे पास थी कुछ 200, माइक्रोब आ गए कुछ 150 से 50 बची, ठीक है। अब माइक्रोब की प्रॉपर्टी होती है कि दे रीजनरेट, वो क्या होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं, वो डिवाइड करते हैं। तो भैया वो डिवाइड हो गए 300 हो गए, तो अब क्या होगा, अब तुम्हारी जो एंटीबॉडी है वो तो खत्म हो गई, तो इट इज़ नेगेटिव फेज। और फिर जैसे ही नेगेटिव फेज आता है अपनी बॉडी को करंट शॉक लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, नेगेटिव फेज आ रहा, तो फटाक से अपनी बॉडी फिर IgG निकाल के खत्म कर देती है उसको। इतना फास्ट प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि अपनी बॉडी जानती है कि जो सामने माइक्रोब आया है वो माइक्रोब का जेनिक स्ट्रक्चर, मतलब जो जीन है उसको बोलते हैं जेनिक स्ट्रक्चर, वो क्या है, इसलिए अपनी बॉडी फटाफट उसके लिए एंटीबॉडी बना देती है। समझ में आया? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दोनों समझ में आए? ये एक्टिव इम्यून प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दोनों समझ में आए? क्या हुआ, प्राइमरी में सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन का अपनी एंटीबॉडी बनी, सस्टेन रही, सस्टेन के बाद थोड़ी कम हो गई भैया, डिक्रीज हो गई एंटीबॉडी, मतलब तुम्हारा इन्फेक्शन कम हो गया। जैसे सेकंड रिस्पॉन्स आया, सेकंड रिस्पॉन्स जरूरी नहीं आए, अगर बाद में आया या आया तो क्या होगा, लेग पे छोटा हो जाएगा, लेग पे छोटा नेगेटिव फेज आएगा, नेगेटिव फेज का में सीधा IgG बूस्ट, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बूस्टर, ठीक है। जो बूस्टर डोज लगता है ना वो अपने IgG निकालने के लिए होते हैं। और हाँ, इसको अपन बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये इंक्रीज, ये जो हाइट बढ़ रही है, इट इज़ एंटीबॉडी सर्ज, एंटीबॉडी सर्ज। तो याद रखना, लेग फेज, एंटीबॉडी सर्ज और नेगेटिव फेज, ठीक। और सस्टेन फेज बोल दो ना इसको, और क्या, सस्टेन फेज बोल देना एक ही बात है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो होती है जो कि अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप होता है, वाया रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्शन और रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्शन, मतलब डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी अपन ने दे दी, उस एंटीबॉडी के देने से अपनी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें से एंटीबॉडी घूम रही है, अपनी बॉडी में एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी को देख के जो 20 सेल्स है वो वापस एंटीबॉडी की सेम कॉपीज बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। सो ये भी ऑल्सो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल कैसे होगा इसमें यार, पैसिव है, रेडीमेड एंटीबॉडी जा रही है। नेचुरल होता है, नेचुरल इज इन मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, मदर से फीटस के बीच में कौन सी एंटीबॉडी होती जाती है, IgG एंटीबॉडी, बिकॉज इट कैन क्रॉस प्लासेंटा, ठीक है। और आर्टिफिशियल वही अपनी जो वैक्सीन होती है, जो कि एंटीबॉडी वैक्सीन होती है, इम्यूनोजेनिक वैक्सीन नहीं, एंटीबॉडी वैक्सीन। सो इट इज़ एंटीबॉडी वैक्सीन कौन सी है, मिजल्स की है शायद, रेबीज़ और मिजल्स दोनों की थी वैसे तो, ठीक है, रेबीज़ की। देन वी टॉक अबाउट कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसकी कुछ एडवांटेज है कि डेवलपमेंट फास्टर हो जाता है, फास्ट डेवलपमेंट होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। फास्ट डेवलपमेंट जरूर हो रहा है यहाँ पे, और 2-3 एडवांटेज और लिख देते हैं अपन कि नो इम्यूनोजेनिक मेमोरी है, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। फास्ट डेवलप फास्टर इसका एक ही है कि फास्ट डेवलप होती है, बाकी डिसएडवांटेज इसका होता है कि इसमें कोई मेमोरी नहीं बनती है, नो मेमोरी। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो, जो मेमोरी अगर नहीं है तो अगर ये एंटीबॉडी कभी ना कभी ख़त्म होगी, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, लेकिन जब ये ख़त्म होगी ना तब नए एंटीबॉडी बनाने के लिए अपने को वापस से प्राइमरी रिस्पॉन्स में आना पड़ेगा, मतलब वापस अपनी बॉडी में सेम वही चीज़ें होगी जो जिसके साइंस देख के डॉक्टर ने हमें ये एंटीबॉडी की इंजेक्शन दिया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि अगर तुम्हारी एंटीबॉडी ख़त्म हुई तो एंटीबॉडी ख़त्म होने के बाद में वो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स वापस वही शुरू हो जाएगा जो कि नॉर्मल एक्टिव इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। सो और इसमें बूस्टर डोज इफेक्टिव नहीं होता, नो बूस्टर डोज इफेक्टिव, बूस्टर डोज इफेक्टिव ये दिख रहा है ना, ये बूस्टर डोज इफेक्टिव होता है, यहाँ पे कोई बूस्टर डोज इफेक्टिव नहीं हो रहा। ब्रिज क्या होते हैं, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ब्रिज ऑफ इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ब्रिज ऑफ इन एक्वायर्ड
एंड इननेट इम्यूनिटी बताया मैंने, साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है। सेकंड मैक्रोफाज होता है, मैक्रोफाज, और सबसे बड़ा डेंड्राइटिक सेल्स। ये तीन याद रख लेना, बहुत है, थोड़ा थोड़ा लिख देना कि साइटोकाइंस जो होते हैं वो सेम इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है, टी सेल्स को, मैक्रोफाज से निकलता है टी सेल को एक्टिवेट करता है। वहीं इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो टी सेल से निकल के मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है। तो ये साइटोकाइंस हो गए। नेक्स्ट इट इज़ कि भैया मैक्रोफाज, मैक्रोफाज जो होता है वो अपने उसमें भी जाता है, एक्वायर्ड में भी जाता है और इनेट में भी जाता है, दोनों में जाता है। तो इट इज अ लिंकिंग। देन डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मैं तुमको बताया था कि डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से एंटीजन को उठाते हैं और कहाँ ले आके शो कर देते हैं, अपने टी सेल्स में शो कर देते हैं। तो इट इज़ अ ब्रिज कि भैया वापस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे था, इनेट पे था, और तुमको एक्वायर्ड पे ले गया, यानी कि टी सेल्स पे ले गया। और लास्ट डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, और लास्ट एक और होता है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दोनों में एक्टिवेट होता है डेंड्राइटिक सेल्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फोर्थ विच इज़ एक्टिवेट इन बोथ, विच एक्टिवेट इन बोथ, एंटीबॉडी इम्यूनिटी इम्यूनिटी में भी होता है और अपनी इन्नेट इम्यूनिटी में भी होता है। और एक लास्ट टॉपिक अपने पास है जो मैं यहाँ कोने में ख़त्म कर दूंगा, इट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। ये टॉपिक पीएसएम का है, क्वेश्चन पूछते हैं पीएसएम वाले इसमें, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। वहाँ के जब तुम्हारा सेकेंड ईयर में सेकेंड सेशन होता है पीएसएम का, शायद हाँ सेकेंड सेशन होता है पीएसएम का, तो उसमें क्वेश्चन आता है हर्ड इम्यूनिटी पे। इट इज़ विच इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, येस इट इज़ सिंपल, इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी। पीएसएम है, ऐसी ऐसी बातें ही होती है वहाँ पे। इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी या ओवरऑल कम्युनिटी इम्यूनिटी ऐसे लिखा हुआ है बुक में, ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सो हर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है, इट इज़ प्ले अ वाइटल रोल। कैसे रोल प्ले करेगा, देखो भैया, अब मान लो एक कस्बा है जिसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं, अगर 100 में से 80 भी वैक्सीनेटेड हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि भैया पूरे में कोई महामारी फैलेगी? नहीं। फॉर सपोज पोलियो ले लो, पोलियो ले लो, पोलियो मान लो कि अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है इस कस्बे से, लेकिन 80 लोगों का वैक्सीन लग चुकी है, 20 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या कि भैया यहाँ पे पोलियो फैल जाए? नहीं। लेकिन अगर उल्टा केस होता, मान लो कि 20 को वैक्सीन लगी, 80 को वैक्सीन नहीं लगी है, तो भले ही 20 को वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन जो 20 को लगी है ना, वो बन जाएंगे कैरियर, और वो ले जाके पोलियो देंगे, पोलियो उन 80 में, और वो 80 के 80 का हो जाएंगे, 80 के 80 का हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ अ एपिडेमिक। सो हर्ड इम्यूनिटी प्रिवेंट एपिडेमिक्स, प्रिवेंट एपिडेमिक। तो हर्ड इम्यूनिटी करते कैसे, क्या कंपोनेंट होते हैं इनके, उसके बाद कर लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स 2-4 कंपोनेंट होते हैं। पहला, मतलब करना कैसे चाहिए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, तो अकरेंस कराओ सब क्लिनिक और क्लिनिक का, अकरेंस ऑफ सब क्लिनिक एंड क्लिनिक्स। सेकेंड इज ऑन गोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑन गोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। थर्ड इज हर्ड स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करो कि भैया आओ वैक्सीन लगवाओ, ये सब। तो हर्ड इवॉल्व या हर्ड पॉपुलेशन, हर्ड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, हर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और कौन कौन सी वैक्सीन लग गई है अब तक? डिप्टेरिया लग गई है हर्ड इम्यूनिटी में, डिप्टीरिया लग गई है, ठीक है। मिजल्स लग गई है, MMR, मिजल्स रुबेला, ठीक है, ये सारी मम्स मिजल्स रुबेला, MMR। थर्ड पोलियो लग गई है, एंड फोर्थ स्मॉल पॉक्स लग गई है, ठीक है। सो धन्यवाद आप सबका, अब यहाँ तक आए और आपने पूरा